महमूद भाई अलाउद्दीन साहब का वेलकम कर रहे हैं पार्टी में। और महमूद भाई जो है मेरे को घर से लाए थे, दूसरे दिन नाश्ते की दावत दिए थे, शायद आपको मैं ले लेके चले आऊंगा महमूद भाई के पास। और साथ ही अलाउद्दीन भाई के साथ मोहम्मद मुशरफ, एक एक करके आइए। मुशरफ, मोहम्मद शफी, मोहम्मद इब्राहिम, रामू, राजू, राजू आ जाइए, नाम आगे पीछे परवाह नहीं। शाहनवाज, जिलाम पटेल, फाजिल, काशिफ पाटिल, फयाद हुसैन, मोहम्मद उमर, नसरीन कौसर, निगार सुल्ताना, नूर जहां, अजीजिया, अख्तर उन्नीसा, नहीं लेडीज को, नसीमा बेगम, सरदार खान, मोहम्मद सलमान, शेख ताहिर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद गालिब। आ जाइए पहले लाइन से। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सही जगह आ गए आप, इंशाल्लाह बहुत खिदमत होंगे। आइए निगार सुल्ताना, इधर से आइए। महमूद भाई बहुत नेक आदमी है, आप लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे। उतारिए उतारिए, हाथ पकड़ के उतारो नवाज भाई। चलो चलो अपने को बेटा बात नहीं बात शुक्रिया। हाँ चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब बीआरएस पार्टी का इंतखाब करें, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप बिल्कुल सही पार्टी में आप जो है ज्वाइन हुए हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आगे बहुत सा काम करेंगे 4 साल में। अभी मैं जनाब महमूद भाई साबिका वजीर और केसीआर साहब की आंखों की धड़कन आपसे जो है गुजारिश करता हूं कि आपके सामने अपने ख्यालात जाहिर करें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं श्रीलंगमपल्ली के मेरे भाई और बहनों का वेलकम करता हूं और आज पार्टी में जो ज्वाइनिंग है उसके लिए मैं तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूं, ख़ासतौर से अलाउद्दीन साहब को जो बहुत सही डिसीजन लिए है। और मैं हमारे हरदिल अजीज़ पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट, एक डायनामिक लीडर, तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बना शरवण साहब, विष्णुवर्धन साहब एक्स MLA, बालराज साहब एक्स MLA, एल्लू श्रीनिवास यादव, कार्तिक रेड्डी साहब जो बहुत डायनामिक तरीके से काम कर रहे हैं, गजेला गजेला साहब जो बहुत सीनियर लीडर है, और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाई और बहनों, मैं एक दो बात बता दूंगा क्योंकि सब लोग KTR साहब को सुनना चाहते हैं। KTR साहब ये हमारे स्टेट के लीडर नहीं है, लोग नेशनल लीडर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने जिस तरह काम किया है, जिस तरह तेलंगाना में अमल लाया है, जिस तरह हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर कर ये तेलंगाना हासिल किया है। तेलंगाना को पूरा लूटा जा रहा था, तेलंगाना को डेवलप करने वाले कोई लीडर है, तेलंगाना को इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह बनाने वाले लीडर है। और सबसे अहम गंगा जमुना तहजीब
लाने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। 1948 से लेकर 2014 से पहले तक सारे तेलंगाना में फिसादात हुआ करते थे। अभी सोहेल साहब ने जिक्र किया कांग्रेस इख्तियार पे आने के बाद क्या करती है, मुसलमानों को फिसादात में उलझा देती है, मुसलमानों को बर्बाद करती है। कांग्रेस 1-2 साल नहीं करीब 50 साल हुकूमत की है यहाँ पर। आज मुसलमानों का जो हाल है वही केसीआर साहब ने 9.5 साल में रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। कांग्रेस ने 50 साल में 10 रेजिडेंशियल स्कूल कायम नहीं कर सके, मगर केसीआर साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, 1,40,000 लड़के और लड़कियों को तालीम दिए। आप जानते हैं हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं, इंसान को अगर संवारना है, तरक्की दिलाना है, दिल से उसकी तरक्की देखना है तो उसको सबसे पहले तालीम दो। तालीम देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, और गंगा जमुना तहजीब लाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। केसीआर साहब पॉलिटिकल पार्टी पावर के लिए नहीं बनाए थे, तेलंगाना हासिल करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। और उन्होंने खासतौर से 2009 में मरण वक्त 11 दिन तक बैठा तेलंगाना के लिए, हमारा तेलंगाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना का पैसा पूरे का पूरा आंध्रा में खर्चा किया जाता था। यहाँ के लोगों को मुलाजिमत नहीं मिलते थे, यहाँ के लोगों के माशी हालात सही नहीं होते थे, हमारी स्टेट डेवलप नहीं होती थी। इसके लिए केसीआर साहब ने 11 दिन तक मरण पर बैठा था, पर 11वें दिन उनकी हालत इतनी खराब हुई थी, जब हमारे जयशंकर साहब जिंदा थे, साहब के बहुत से लोग जाके साहब से गुजारिश किए, साहब आप भारत तोड़ दीजिए, तेलंगाना बाद में लेंगे। केसीआर साहब एक बात कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं है, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए, मेरी आवाम की तरक्की चाहिए। ये बोलने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। ये कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, मुसलमानों को धोखा देती है, सारे लोगों को धोखा देती है। आप जानते हैं ना, केटीआर साहब सब चीज बताएंगे आपको, हमारे साथ कैसा धोखा किया गया। हमें सिर्फ वायदे किए गए, गारंटियां बताए गए, मगर किसी पे अमल नहीं किया गया। एक मुसलमान मिनिस्टर को नहीं बनाया गया। आप उसके मुकाबले में केसीआर साहब को देखिए, उन्होंने डिप्टी सीएम का ओहदा दिया आपके भाई को, उन्होंने होम मिनिस्टर का ओहदा दिया। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। ये सेकुलरिज्म बोलने से नहीं चलता, मुसलमानों को हर जगह फिसादात में उलझाने से नहीं चलता। ये रेवंत रेड्डी के बारे में जो आप सुन रहे हैं, किस तरह गरीबों को खत्म करें। अरे केसीआर साहब डबल बेडरूम बनाए थे, ऐसी क्या जल्दी है मूसी बनाने की? सिर्फ कमीशन के लिए मूसी का काम शुरू करने की बात की जा रही है, गरीबों को बेघर किया जा रहा है। एक जमाना पहले इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान, और सबसे पहले मकानों से बेघर करने वाले रेवंत रेड्डी है। यही उनकी पॉलिसी है, इनका बेस ही बीजेपी से है, आप जानते हैं। तो इसलिए आज हमारे पार्टी में बहुत से नौजवान भाई शिरकत की है पार्टी में, उनका मैं वेलकम भी करता हूं। और आपसे एक ही बात कहता हूं, हिंदुस्तान में कोई अगर सेकुलर पार्टी है तो वो बीआरएस पार्टी है, सेकुलर लीडर है केसीआर साहब है और केटीआर साहब है। ये फैमिली है पूरी काम करने वाली, आपके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और आपकी अच्छी खुशहाली देखने वाली है तो बीआरएस पार्टी है। मैं तमाम मेरे भाइयों ने जो आज पार्टी में आए हैं, और हमारी बहनें बहुत सी आई हैं, मैं कहता हूँ आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के बारे में अच्छी तालीम देने वाले, आपको अमन देने वाले और आपको तरक्की देने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत सी बात तो केटीआर साहब को बोलना है, आप सुनेंगे। मैं मीडिया के भाइयों से भी कहता हूँ, ये वायदे करके, झूठे वायदे कर गारंटी देकर पावर में आने वाली पार्टी कभी भी टीआर से नहीं सोची। कोई वायदा नहीं करते हुए केसीआर साहब ने हर किस्म से तरक्की दी है। आज गरीब लोग दुआ दे रहे हैं हाथ उठाकर, आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं, बोल रहे कि अरे केसीआर साहब कितने अच्छे इंसान थे, हमें 9.5 साल में कभी बेघर नहीं किया, मगर ये रेवंत रेड्डी 8 महीने में आने के साथ ही हमें बेघर कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपका हमेशा फ्यूचर, आपकी मुस्तकबिल, जिंदगी आपके बच्चों की अच्छी बनाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। केसीआर साहब एक अमली इंसान है, हमेशा लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं, सबको तरक्की दिलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जो आज बीआरएस पार्टी में शामिल हुए, यकीनन मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात बताता हूं, हमारे केटीआर साहब भी बड़े डायनेमिक लीडर है, बड़े हमदर्द इंसान है। आप जानते हैं, जब मूसी नदी को आज नहीं कल डेवलप कर सकते हैं, इमीडिएट मालूम होते ही 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया कि हमें किसी भी तरह लीगल सपोर्ट के लिए। आप देखिए, लोग जो है तमाशा देख रहे हैं। केटीआर साहब ने जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट भी किया है, लोगों को मुखातिब भी किया है कि आप डरिए मत, हमें बुलाइए, हम आपके साथ रहेंगे।
हम यही चाहते हैं हमारे बहन और भाई अच्छी जिंदगी गुजारे। और किसी ने आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद 1947 के बाद किसी ने मुसलमानों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी। अगर तवज्जो देने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। गरीब मुस्लिम बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने वाले वो केसीआर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपने बहुत अच्छा काम किया। बीआरएस पार्टी में आकर यही पार्टी आपको हक दिला सकती है, आपको तरक्की दिला सकती है, आपको अमन दिला सकती है। हर शोबे हयात में दूसरी कौमों की तरह तरक्की करने का मौका देने वाली कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है। इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके दिल में सबसे पहले केटीआर साहब को सुनना आपके दिल में, वो एक बहुत डायनेमिक लीडर है। हम नहीं कहते, तमाम स्टेट के लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के जितने स्टेट है वहाँ के बड़े बड़े लीडर कहते हैं केसीआर के पास अगर कोई डायमंड हीरा है वो केटीआर साहब है। जरूर एक अच्छा इनकलाब लाएंगे, बहुत दूर नहीं है। लोग दिल से दुआ दे रहे हैं, गरीब हमारे बहनें दुआ दे रही हैं। व्हाट्सएप पे हम देख रहे हैं, ऐसे जालिम हुकूमत से हमें निजात दिलाइए, जल्द से जल्द इनकलाब आए ताकि फिर से केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने, हम तमाम लोगों को राहत मिले। यही गरीबों का नारा है, जो मुझे मौका दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। अभी महमूद भाई आपसे मुखातिब करें, मैं अलाउद्दीन को चाहूँगा कि आप अपने ख्यालात 2 मिनट ज़ाहिर करें, मगर उससे पहले एक बात आपको कह देना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इतनी सब होने के बाद केसीआर साहब खामोश बैठे हुए हैं और अपोजिशन इसको बहुत उठा के बात कर रहा है जहाँ बोले वहाँ। मैं आप सबको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा अशार है, उसके ज़रिए आप समझ जाएंगे। झरने ने कहा समंदर से, झरना मालूम है ना आपको, जो पहाड़ से ऊपर से गिरता, गिरने में खूबसूरत गिरता, आवाज़ के साथ गिरता। तो झरने ने कहा, झरना बोले तो समझ जाना मैं टिल्लू की तरफ इशारा कर रहा हूँ। झरने ने कहा समंदर से ये उड़ उड़ के, झरने ने कहा समंदर से ये उड़ उड़ के बता तुझ में मुस्सा जोश कहाँ। तो समंदर से एक आवाज आई, समंदर केसीआर साहब को बोल रहा हूं, समंदर से एक आवाज आई जिसमें जितना जर्व वो उतना खामोश। याद रख झरने, जब हम अपनी पे आते हैं तो एक सुनामी में तेरे जैसे 100 झरनों को उठा ले चले आते हैं। तो केसीआर साहब खामोश नहीं है, तेलंगाना की हर मूवमेंट पे उनकी नजर बराबर रखी हुई है, बराबर हिदायत मिल रही है केटीआर साहब को। और आप ये मत समझना जब केसीआर साहब बाहर आएंगे, मैं समझता हूं तेलंगाना की जमीन कम पड़ेगी रेवंत रेड्डी को भागने के लिए। अभी अलाउद्दीन साहब आपके सामने 2 अल्फाज, उसके बाद जो है केटीआर साहब आपसे मुखातिब करेंगे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। ये आवाज कहां तक जाना मालूम है ना आपको? जय तेलंगाना। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भाइयों बहनों बुजुर्गों और दोस्तों, आप अभी जो सिचुएशन में जो आप गुजर रहे हैं, पिछले 10 साल में हमारे केसीआर साहब जो काम किए हैं, दलिता बंधु जो 10 लाख रुपए हर एक दलित के लिए मुहैया किए हैं, आप जानते हैं यहाँ पे इतने लोग हैं अपनी मर्जी से जो आए हैं। मैं पूछता हूँ किसी को 10 लाख रुपए आए हैं केसीआर जाने के बाद? नहीं आए। उसी तरीके से बीसी बंधु, कंटी वेलगू, ऐसे इतने अच्छे जो स्कीम्स निकाले हैं केसीआर साहब, मैं बयान नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि ये जो स्कीम्स जब हमारी जो केसीआर साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद ये लोगों को पता चल रहा है कि हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। हम ये कांग्रेस को लाके जो गलती करें, अभी इस अगर खुदा न खास्ता अगर इलेक्शन आता है तो 1 सीट भी है ना कांग्रेस को नहीं आएंगी। मैं ये बात सच कह रहा हूं, नहीं आप एक मर्तबा थालियों के जरिए बताइए, मैं सच कह रहा हूं ना। भाइयों, पहले हमारे को पानी की कितनी किल्लत होती थी, चाहे वो बारिश में हो दो,
चाहे वो दुबकाने में हों दो, मगर जब तक केसीआर साहब मिशन भगीरथ का पानी लाए, हमें कभी है ना पानी लाने के लिए बोर के पास या टैंकर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं थोड़ा वक्त लेते हुए, क्योंकि केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तो वो हमारे को एक मौका दिए आप सबको सबके सामने हमें मेरे ख्यालात जो है आपके सामने रखने के लिए मैं तहे दिल से केटीआर साहब को एक ही जबान देता हूं, जब तक मैं रहूंगा इंशाल्लाह केटीआर साहब के साथ और टीआरएस पार्टी में यही काम करूंगा। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। शुक्रिया अलाउद्दीन, आपके काम से हम तो वाकिफ़ है। इंशाल्लाह खुल के काम करिए, केटीआर साहब आपके साथ है और आपकी किस्मत अच्छी है, आपका एमएलए भाग गया तो आप अब खुल के काम कर सकते। तो अभी आप सब जो है केटीआर साहब को सुनना चाह रहे, मैं आपको बता दूं, ये वो शख्स है जो बहन का रिश्ता भी निभाता है, बेटे का रिश्ता भी निभाता है और आप सब से हम सब का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो आप सबको हम सबको बहुत अच्छी किस्मत है कि हमारे तेलंगाना को एक ऐसा लीडर भी है जो हमारी तकलीफ में हमारे साथ रहता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि केटीआर साहब आपसे मुखातिब करें। అందరికీ నమస్కారం। ముందుగా మా ఆడబిడ్డలందరికీ బతుకమ్మ దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ आज पार्टी में शामिल होने वाले हमारे भाई अलाउद्दीन पटेल और उनके साथ जितने भी लीडर हमारे बहन और भाई आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूं, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। గౌరవనీయులు పెద్దలు మన రాష్ట్ర హోంశాఖ మాజీ మంత్రివర్యులు మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు, గౌరవనీయులు కుకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే కృష్ణారావు గారు, గౌరవనీయులు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్దలు మాజీ మంత్రివర్యులు అన్న డాక్టర్ రాజయ్య గారు, గౌరవనీయులు మరొక మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు అచ్చంపేట మాజీ శాసనసభ్యులు కువల బాలరాజ్ గారు, వికారాబాద్ మాజీ శాసనసభ్యులు సోదరులు ఆనంద్ గారు, డాక్టర్ శ్రవణ్ గారు, గౌరవ ఖైరతాబాద్ మాజీ శాసనసభ్యులు సోదరుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, తమ్ముడు కార్తిక్ గారు, సోదరులు నగేష్ గారు, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న మా తమ్ముడు గెల్లు శ్రీనివాస్ గారు, గౌరవనీయులైన కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి విచ్చేసిన ఆడబిడ్డలకు, అన్నాదమ్ములకు పేరు పేరున ఇవాళ अलाउद्दीन गारू वेंबड़ विच्चेసిన మీ అందరికీ आप सभी को मैं फिर एक बार वेलकम करता हूं। ఈ పండుగ సమయంలో నిజానికి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఈ పాటికి ఆడబిడ్డలందరికీ బతుకమ్మకు చీరలు వచ్చేది, ఈ పాటికి రైతులందరి ఖాతాల్లో బ్రహ్మాండంగా టింగు టింగు అనుకుంటే పైసలు పడుతుండే। కానీ ఇప్పుడు బతుకమ్మ లెక్క లేదు, దసరా లెక్క లేదు। ఇప్పుడే మా కృష్ణారావు గారు చెప్తున్నారు, ఆఖరికి ఆడబిడ్డలు బతుకమ్మ ఆడుకుంటామంటే కూడా డీజేలు కూడా బంద్ పెట్టిరట। ఆఖరికి ఒక గంట 2 గంటలు మంచిగా హ్యాపీగా ఆడుకుంటామంటే డీజేలు కూడా బంద్ పెట్టి పండుగ లేకుండా ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఒక భయానకమైన వాతావరణం। నిన్న వరంగల్లో ఒక వార్త చూసిన నేను, వరంగల్లో అక్కడ ఎంఆర్ఓ గారు బతుకమ్మ ఘాట్ సందర్శించేందుకు, బతుకమ్మ ఎక్కడైతే ఆడతారో ఆ ప్రాంతంలో ఏర్పాట్లు ఉన్నాయా లేవా అని చూసేందుకు పోయినట। ఎంఆర్ఓ వచ్చే వరకు ప్రజలు ఏమనుకున్నారు ఎరికేనా, ఇడు ఇల్లుగులోతందుకు వచ్చిండు, హైడ్రానో బీడ్రానో తెచ్చిండని చెప్పి ఆయనతో ఎంఆర్ఓ అనుకొని పొట్టు కొట్టిరాడు। ఇలా ఇట్లా అయిపోయిందంటే రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక గిట్లా అయిపోయింది కథ। मैं क्या बोल रहा था अभी आपको, मूसी के नाम पे मुसीबत ला दिए गरीबों के घर पे। हम लोग अत्तापुर में, हैदर शाह कोट में, हैदरगुड़ा में, हर जगह जो मूसी के इतराफ जितना भी 40-50 साल से वहाँ बसे हुए जितने हमारे भाई है बहन है, वो लोग पूरे यहाँ चल के आए थे। इससे पहले चंद दिन पहले यहाँ पे आए थे। गरीब है, लाचार है, वो आके हमसे कह रहे हैं भाई हम तो देख रहे थे, सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर बुलडोजर चला रहे, कहते हम लोग देख रहे थे इतने साल, बट पहली बार आज तेलंगाना में हमारे घर भी बुलडोजर आ रहा। केसीआर साहब कहाँ हैं आप, आके हमको बचा लो बोल के आज तेलंगाना के गरीब आज पुकार रहे हैं। तेलंगाना के हर कोई इंसान जो आज
कांग्रेस पार्टी की जो कैंपेन थी, एक हथेली में जन्नत दिखा के, रंगीन ख्वाब दिखा के, हर किसी को ये देता हूं, वो देता हूं, ये भी दे देता हूं बोल के आपको 1 साल पहले एक हसीन ख्वाब दिखा के जो वोट हड़प लिए, आज हर कोई नाराज है कांग्रेस पार्टी के साथ। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, किसान भाइयों के साथ वादा किया गया था रेवंत रेड्डी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी चल के आए, आगे वरंगल आए, वरंगल में क्या वादा करे, 9 दिसंबर जिस दिन सोनिया जी की जन्मदिन है उसी दिन दस्तखत करेंगे और किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। दिसंबर तो चला गया, 9 दिसंबर, अब फिर एक बार आ रहा दिसंबर 9 तारीख, और 2 महीने में फिर आ जाता। आज तक किसानों का कर्ज माफी नहीं किया। वादा यह भी किया गया था बच्चों के साथ, नौजवान बच्चों के साथ, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे, उनको कहा गया आप केसीआर को नौकरी से हटा दो, आपको नौकरी मिलती बोले। पहले ही साल, एक ही साल में स्वयं राहुल गांधी बोले, कोई और नहीं, अशोकनगर आए, अशोकनगर में चाय पीते बन खाते हुए बोले राहुल गांधी, एक साल में, पहली साल में 2 लाख नौजवानों को मैं दिलाता हूं, मेरी गारंटी है बोले। अब फिर 1 साल होने को आ रहा, 2 लाख नहीं, बस दो आदमियों को नौकरी मिले। एक नौकरी मिला रेवंत रेड्डी को, दूसरा नौकरी मिला राहुल गांधी को। बच्चों को तो किसी को नौकरी तो नहीं मिला आज तक। 2 लाख बोले, 2 नौकरी भी नहीं दिए। साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं, किसान के साथ धोखा, हमारे नौजवान बच्चों के साथ धोखा, हमारे बहनों के साथ भी धोखा किया। हमारे बहनों को बोला गया, खवातीनों को क्या बोले रेवंत रेड्डी, ఇందిరమ్మ పేరు చెప్తున్నా, మీ అందరికి మహాలక్ష్మి పథకం తీసుకొస్తా, నెలకు 2500 2,500 मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूं। 1,67 మంది ఆడపిల్లలు, एक नहीं 2 नहीं, 18 साल के ऊपर जितने हमारे बहन हैं 1,60,00,000 से ज्यादा है। आप सबके साथ वादा किया गया कि हर महीना आपको 2,500 रुपया महालक्ष्मी करके अकाउंट खोला जाएगा और हर किसी को 2,500 देंगे। मिला किसी को 2,500 यहां पे? मिला क्या? थोड़ा कस के बोलिए, फिर अगर नहीं मिला तो कस के बोलो, मिला कि नहीं मिला? ఒక్కలకు కూడా రాలే। 1,67,00,000 మంది ఆడపిల్లలకు మాట ఇచ్చిండు, ఒక్కలకు కూడా పైసలు వేయలే। ముసలోళ్ళకు మాట ఇచ్చిండు, ఏమన్నాడు, కేసీఆర్ 2,000 ఇస్తుండు, నేను 4,000 ఇస్తా అన్నాడు। కేసీఆర్ ముసలోనికి ఇస్తుండు, లేకపోతే ముసలవ్వకి ఇస్తున్నాడు, నేను ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు। ఇంట్లో ఇద్దరుంటే ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు। మీ కొడుకో బిడ్డనో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటే అయినా సరే నేను ఇస్తా అన్నాడు। మరి ఒక్కలకన్నా వచ్చిందా 4,000? ఉన్న 2,000 ఎగ్గొట్టుడే తప్ప 4,000 ఇచ్చే ముఖం అయితే కాదు। ఉన్న రైతు బంధే ఇస్తలేడు, రుణమాఫీ ఎక్కడిది, రైతు బంధు పెంచుడు ఎక్కడిది, అది కూడా దిక్కులేదు। ఇంకెన్ని కథలు చెప్పిండు, చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు, 1 కాదు 2 కాదు 420 వాగ్దానాలు చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి। ఇలా గట్టిగా అడుగుతుంటే ఏమయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, 100 రోజులు అంటివి, 6 గ్యారెంటీలు అంటివి, మిగతా ఇంకో 414 హామీలు ఇస్తేవి, మొత్తం 420 మాటలు 420 హామీలు ఏమైనాయి అంటే దాని మీద మాత్రం సమాధానం చెప్తలేడు। మీకు తులం బంగారం ఇస్తా అన్నాడు, కేసీఆర్ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తుండు షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి కింద, దాని మీదికెళ్ళి తులం బంగారం ఇస్తా అన్నాడు। ఇచ్చిండా తులం బంగారం? తులం ఇనుము కూడా ఇయ్యాడు వాడు। మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు ఇప్పుడే, తులం ఇనుము కూడా ఇయ్యాడు లంగా। నేను అందుకే చెప్తున్నా మీకు, ఒక్కటంటే ఒక్క హామీకేమో పైసలు లేవాడ। తులం బంగారమేమో రేవంత్ రెడ్డి, బంగారం దుకాణాలు లేవా అంటే దానికి సమాధానం చెప్పాడు। ముసలోళ్ళకి 4,000 పెన్షన్లు ఇస్తా అన్నావు, ఏమైంది రేవంత్ రెడ్డి అంటే సమాధానం చెప్పాడు। రుణమాఫీ ఏమైందంటే సమాధానం చెప్పాడు। ఆడపిల్లలకు 2,500 అన్నావు, ఎప్పటి నుంచి చాలు చేస్తావంటే సమాధానం చెప్పాడు। ఆటో డ్రైవర్లకు నెలకు 1,000 రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు, మరి అదేమంటే దానికి సమాధానం చెప్పాడు। వీటికి వేటికి పైసలు లేవట, ఇవన్నీ చేసేందుకేమో పైసలు లేవు। 100 రోజులలో చేస్తానని చెప్పిన ఒక్కదానికి కూడా పైసలు లేవట, కానీ ఒక్కదానికి మాత్రం పైసలు ఉన్నాయట। దేనికి ఎరికేనా? మూసీకి మాత్రం 1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతారట। ఎందుకు ఎరికేనా? మూసీకి ఒకటే ఒక కారణం, ఇప్పుడు మీకు నెలకు 2,500 ఇస్తే మీరు కమిషన్ ఇస్తారా రేవంత్ రెడ్డికి? ఇయ్యరు। రైతు బంధు ఇస్తే రైతులు కమిషన్ ఇస్తారా? ఇయ్యరు। తులం బంగారం ఇస్తే కమిషన్ ఇస్తారా? ఇయ్యరు। మరి ఏం చేయాలి రేవంత్ రెడ్డి?
మూసి పేరు మీద 1,50,000 కోట్లల్లా 1,00,000 కోట్లు దొబ్బాలే, అందులో సగం రాహుల్ గాంధీకి వాళ్ళ బావకు సగం రేవంత్ రెడ్డికి వంచుకోవాలి, ప్రజల సొమ్ము మంచిగా మింగాలి. ఇది వాళ్ళ స్కెచ్. మీరు దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే, మనము ఏ పేదలైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతిలో మోసపోయినరో, ఏ రైతులైతే మోసపోయినరో, ఏ ఆడపిల్లలైతే మోసపోయినరో, ఇవాళ ఏ వృద్ధులనైతే రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేసిండో, మనం నిలదీసేదాకా, మనం మరలబడేదాకా, మనం కొట్లాడేదాకా, ఎప్పటి నుంచి ఇస్తావు పైసలు అని గట్టిగా గల్లాబట్టి అడిగేదాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. నిన్నగాక మొన్న రేవంత్ రెడ్డి అంటుండే, నేను పేపర్లో చూసిన, రైతులట ఏమైనా చెప్పుకునేది ఉంటే పోయి కలెక్టర్కి చెప్పుకో అన్నట. ఓట్లు కలెక్టర్లకు వేసినాము మనం, ఓట్లు ఎవరికి వేసినాం? కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఇల్లు తిరిగి అడుక్కోలే ఓట్లు. అయ్యా అమ్మ నాకోటే అని అడుక్కోలే. మరి అలా ఎవరికైతే ఓట్లు వేసినావో, ఎవడైతే ఈ దొంగ మాటలు చెప్పి, అఫిడవిట్లు అని చెప్పి, ఎవడైతే గ్యారంటీలు అని చెప్పి సంతకాలు పెట్టి డ్రామా చేసి ఓట్లు వేయించుకున్నాడో వాడిని అడగొద్దట, కానీ అధికారుల కాడ పోయి అడుక్కో అన్నట. ఏం కర్మ ప్రజలకు నాకు అర్థం కాదు. ఖచ్చితంగా బరాబర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను మీ ఇంటికొచ్చి ఓటు అడిగిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు, కార్పొరేటర్ కావచ్చు, లేకపోతే కౌన్సిలర్ కావచ్చు, లేకపోతే గల్లీ లీడర్ కావచ్చు, ఎవరైతే మీ ఇంటికి వచ్చి అబద్ధం చెప్పిండో, ఎవరైతే 100 రోజులు 6 గ్యారంటీలు అని నరికిండో వాడిని పట్టుకోవాలి. అధికారులతో మనకేం పని? అధికారులది ఏముంది? వాళ్ళు గవర్నమెంట్ పైసలు ఇస్తే మీ ఖాతాలు వేస్తారు. అసలు ఇవ్వకపోతే వీడేం చేస్తాడు మధ్యలో? అందుకే బరాబర్ ఖచ్చితంగా పట్టుకోవాల్సింది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను, కాంగ్రెస్ ఎంపీలను, కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లను, కాంగ్రెస్ కార్పొరేటర్లను, కాంగ్రెస్ గల్లీ లీడర్లను పట్టుకొని, ఏమాయ కొడుక మరి ఓట్లప్పుడు బాగా తిరిగితివి, ఇప్పుడు పత లేకుండా పోయినావు, యాడున్నావు నువ్వు, నీ రేవంత్ రెడ్డి, మీ రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడున్నారు? గ్యారంటీలు అన్నారు, మరి గారడి మాటలు మాట్లాడినరు, ఏం సంగతిని అడగాలి. నిన్న మీరు చూసిండ్రు, హర్యానాలో బుద్ధి చెప్పిండ్రు కాంగ్రెస్ పార్టీకి, కర్ణాటకలకు ఇట్లే మోసం చేసిండ్రు. 5 గ్యారంటీలు అన్నారు, అక్కడ ఎలక్షన్లో బయటపడ్డాక పైసలు లేవు, ఏం చేయాలన్నారు. ఆ తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ 10 గ్యారంటీలు అన్నారు, అక్కడ ఇట్లే మోసం చేసిండ్రు. తెలంగాణలో 6 గ్యారంటీలను ఇక్కడ గారెడి చూపెట్టినరు, ఇక్కడ మోసం చేసిండ్రు. నిన్న హర్యానాలో ఎలక్షన్ పోయినరు, 7 గ్యారంటీలను పోయినరు. కానీ హర్యానాలోకి అర్థమైపోయింది, వీళ్ళు పచ్చి లంగలు ఉన్నారు. కర్ణాటకలో మోసం చేసిండ్రు, తెలంగాణలో మోసం చేసిండ్రు, అక్కడ హిమాచల్లో మోసం చేసిండ్రు. हर जगह ये लोग धोखा ही करे, फिर हमारे साथ भी वही धोखा करते बोल के हरियाणा में कल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाए. मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी, कम से कम अब तो सुधर जाओ, कम से कम अब तो गरीबों की मदद करना शुरू करो. जो वादा आप करे, 6 गारंटी, जो डिक्लेरेशन आप दिए, किसान डिक्लेरेशन, युवा डिक्लेरेशन, महिला डिक्लेरेशन, आप काफी सारे वादा करें, वो निभाना कम से कम अभी तो शुरू करो, वरना जो सबक आपको सिखाया गया और जगह यहां पे भी वही सबक आपको मिलेगी. మీ అందరితో నేను కోరేది ఒకటే, ఇవాళ అలాउद्दीन पटेल గారు మన పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు. मैं अलाउद्दीन से भी और जिल लीडर आपके साथ आए, हमारे जो बहन और भाई आपके साथ है, मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूं. हाँ, आपके शेरलिंगमपल्ली एमएलए वो जाके उनमें मिल गए कांग्रेस पार्टी में, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, जाके कांग्रेस में मिल गए. बट अपने को कोई डरने की जरूरत नहीं है. आज शहर हैदराबाद में हर कोई इंसान आज केसीआर साहब को मिस कर रहा. अरे साहब, केसीआर साहब के टाइम पे कितना सुकून की जिंदगी थी. बतकम्मा होता तो एक साड़ी मिलता, रमजान के वक्त तोहफा मिलता, क्रिसमस आते ही क्रिसमस के दिन एक और तोहफा मिलता, और गरीबों की मदद की जाती. वजीफा हो, कल्याण लक्ष्मी हो, शादी मुबारक हो, हर वो प्रोग्राम जो गरीब के लिए चाहिए था, केसीआर साहब ने उसका इंतजाम हमेशा से टाइम पे किया. मैं आप भाइयों से, बहनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब तक आपके साथ केसीआर है, जब तक ये गुलाबी कंडवा आपके साथ है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं. लड़ेंगे और बिल्कुल सेक्युलर ही रहेंगे. किसी भी हाल में जो एक गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हैदराबाद और जिसके लिए तेलंगाना मशहूर है, उसको बरकरार रखेंगे. गंगा जमुना तहजीब को भाइयों की तरह हम लोग जो सैकड़ों सालों से हम लोग एक साथ हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, मजहब आपका जो भी हो, भाई भाई की तरह हम लोग साथ चले, साथ रहे. आगे भी ये ऐसे ही बरकरार रहे, आगे भी और ये दोस्ती और ये भाईचारा और मजबूत हो, यही केसीआर साहब का नारा है. इसीलिए भाइयों, आपको याद रखना चाहिए, हमको भी बहुत दबाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे,
हमारी बहन को ले जाके 5.5 महीने तिहाड़ जेल में बंद भी करे, पर इनके सामने झुके नहीं, डरे नहीं, लड़े हम लोग, आगे भी लड़ेंगे जरूर। मैं वादा करता हूं आपसे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हमने कभी भी मजहब के नाम पे सियासत कभी करने की कोशिश नहीं की। गरीब को केसीआर ने हमेशा गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसानियत के नाते देखा। आगे भी यही रवैया होगा हमारी, और आगे भी गरीबों के लिए और लाचारों के लिए, जैसे मूसे के इतराफ में हमारे जो भाई है, आपके लिए हो या बाकी गरीब है जो आज कांग्रेस पार्टी के जाल में फंस के आज बहुत बुरा फील कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं हमारे अलाउद्दीन और आप जो आज पार्टी में शामिल ले रहे हो, लीडर हैं, सारे लीडर आप भी गरीबों के लिए और लाचारों के लिए आप भी आवाज उठाएंगे, और हमारे सोहेल भाई, महमूद अली साहब, कृष्णा राव साहब और बाकी लीडर आपका हमेशा हमेशा आपका साथ देंगे। और मैं सोहेल भाई से भी कहना चाहता हूं, 30 तारीख जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं, जरूर आप महमूद भाई से एक बार डिस्कस कर लीजिए, और पूरा इंतजाम मैं कर दूंगा। आप अच्छा सा अच्छा प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा। मैं फिर एक बार हमारे अलाउद्दीन को और आप सभी को मैं फिर एक बार इस्तकबाल करता हूं। जय तेलंगाना।